लिए बड़ी खबर है। बिटकॉइन $1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। पहली बार बिटकॉइन का डोमेन किसने खरीदा? सबसे नजर में नजर मिला के कह रहा हूं, दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ 21st सेंचुरी कि भाई बिना किसी मनुष्य के एक इतना बड़ा कह लीजिए खेल कह लो या इतना बड़ा सिस्टम कैसे इवॉल्व हो जाएगा सर? ऐसा कुछ मत हवा बनाओ जिसकी बैकिंग ना हो। अगर ये फिर से क्रैश कर जाए कौन जिम्मेदार होगा? किसे ढूंढेंगे भाई मेरा पैसा वापस? ये भारत में किसी तरह का इनका कोई रेगुलेशन नहीं है। ये सीधा है कि आपकी संपत्ति की जिम्मेदार आप स्वयं है। नुकसान होगा तो आप समझना, लाभ होगा तो आप समझना, हम सिर्फ उसमें टैक्स ले लेंगे 30%। माल्टा एक छोटा सा यूरोप का देश है, वहां जाते हैं। अभी ये खुद इनके जो सीईओ हैं जेंगपेंग जाओ, वो कहते हैं कि हमने इसके ग्लोबल हेडक्वार्टर को सेक्रेट रखा है। एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो सेक्रेट ही तो रखोगे। 2017 में बाइनांस एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आती है। बिल्कुल। तो बिटकॉइन को बाइनांस पे किसने रजिस्टर करवाया? पर बिटकॉइन पता ही नहीं है कुछ। हवा में लोग पैसे देते हैं, हवा में लोगों के पास पैसे आ जाते हैं कि हु इज द ऑनर ऑफ बिटकॉइन, हु लिस्टेड, किसने बाइनांस एक्सचेंज पे बिटकॉइन को लिस्ट कराया और पैसा डाला। कि भाई निवेश वहां करिए जो आपके सामने दिख रहा हो। आज 5 दिसंबर 2024 क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। बिटकॉइन $1 लाख से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। पिछले 2 साल में लगभग अगर बात करूं बिटकॉइन की तो 5 गुना से ज्यादा इसमें तेजी देखी गई है, जबकि उससे पहले इसमें 3 गुना गिरावट भी देखी गई थी। तो सबसे पहले ये बिटकॉइन है क्या, क्या बला है, ये जानने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक दुबे जी, जो अर्थशास्त्री हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो दुबे जी, बिटकॉइन सबसे पहले है क्या? सर अगर बहुत साधारण शब्दों में जनता की जानकारी के लिए बताऊं तो ये एक वेबसाइट है, बहुत साधारण शब्दों में, जिसके पीछे एक प्रोग्रामिंग काम कर रही है। उस प्रोग्रामिंग को सीक्रेटली मैनिपुलेट किया जा रहा है। बहुत साधारण शब्दों में बताऊंगा कि उसके अगर हम साइंस में जाएंगे सबको समझ में आएगा सर। बहुत साधारण एक वेबसाइट है जिसके पीछे एक प्रोग्रामिंग काम करे। उस प्रोग्रामिंग के कुछ लोग सीक्रेटली, एक टीम ऑफ पीपल कहीं तो कोई एग्जिस्ट कर रहा है जो इसे मैनेज कर रहा है। पर जो बोला जाता है, जनता को बताया जाता है, कोई सतोशी नाकामोटो नाम के एक बंदे ने इसको बनाया। अब वो बंदे अस्तित्व में नहीं है। 2009 में जो बिटकॉइन बनाया जाता है, तो ये सेल्फ जो है ये काम कर रहा है, इसके पीछे कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है? कई सारे प्रश्न यहाँ हैं। सतोशी नाकामोटो का नाम इसलिए आता है क्योंकि उनके नाम से एक रिसर्च पेपर इश्यू हुआ था, पीयर टू पीयर डिजिटल कैश सिस्टम का। कि उन्होंने पेपर जारी किया था, इस वजह से उनका नाम आता है कि उन्होंने बिटकॉइन में उसमें पूरा सेटअप बनाया था कैसे ऐसे बिटकॉइन होगा। उस साइंस में फिर हमें नहीं जाता। द बेसिक थिंग इज, ये वेबसाइट जब बना, बिटकॉइन बनाया गया, पहला प्रश्न ये है कि ये कहाँ रजिस्टर हुआ सर? रजिस्टर कहाँ हुआ है? bitcoin.com। अब सवाल उठता है कि वो डोमेन किसने खरीदा? सभी से आप जो भी बिटकॉइन के बहुत बड़े जानकार हो, जिन लोगों को ये चीजें नहीं लग रहा है कि नहीं सब तो ठीक है सर, आखिर अगर ये कह रहे हो कि सब कुछ अपने आप सेल्फ रेगुलेशन में है, तो किसने रजिस्टर कराएगा? पहली बार बिटकॉइन का डोमेन किसने खरीदा? कोई तो व्यक्ति होगा, वो तो हवा में तो खरीदा नहीं जाएगा। जब हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं अपने चैनल की, तब भी हम जब परचेज करते हैं तो हमारा एड्रेस मांगा जाता है। फिर हमें अपने क्रेडिट कार्ड, जो भी है बैंकिंग सिस्टम, गूगल पे, किसी सिस्टम से बिल्कुल उसको पेमेंट दी जाती है। बिल्कुल। फिर हर साल समय के लिए 1 साल 2 साल 5 साल एग्जैक्टली, और जितनी देर भी चलता है, हर साल जो है हमें डोमेन नेम रिन्यू करना पड़ता है। बिल्कुल करना। कुछ सर्टिफिकेट भी जो होते हैं, सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, वो भी परचेज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो आप बता रहे हैं कि जैसे बिटकॉइन एक वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट बनाई तो किसी ने होगी ना सर? बिल्कुल। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ये संभव है? बिल्कुल नहीं संभव सर। कैसे? आप अगर प्रेजेंट में एआई की बात करते हो तो एआई भी तो प्रोग्रामिंग है ना, जिसको किसी मनुष्य ने ही किया है जी। क्या एआई सेल्फ प्रोग्राम्ड है? नहीं।
किसी मनुष्य ने उसकी प्रोग्रामिंग की है, और तब हम जो कमांड दे रहे हैं उस हिसाब से हमें क्या कर रहा है वो इनपुट और आउटपुट का गेम है पूरा। तो उसके लिए इनपुट तो किसी को देना पड़ेगा ना, या पहले बैकएंड पे किसी ने इनपुट दिया तब तो हमें आउटपुट दे रहा, हवा में थोड़ी हो जाएगा सर। तो जैसे फिर अभी जितना भी मार्केट में प्रचार हो रहा है कि बिटकॉइन के पीछे कोई नहीं है, तो क्या वो झूठ प्रचार कर रहे हैं? सर अगर मैं सीधे बहुत खुल के बात करूं, दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ 21st सेंचुरी। मैं सबसे नजर में नजर मिला के कह रहा हूं, दिस इज द बिगेस्ट जोक ऑफ 21st सेंचुरी, कि भाई बिना किसी मनुष्य के एक इतना बड़ा कह लीजिए खेल कह लो या इतना बड़ा सिस्टम कैसे इवॉल्व हो जाएगा सर। ये सुनने में हास्यास्पद नहीं लग रहा है? भगवान तो सुने थे, तो बिटकॉइन को भी क्या भगवान चला रहे हैं? बिल्कुल, तब यही है, या तो बिटकॉइन को चलाने वाला स्वयं को भगवान मान रहा है, कोई तो ऐसा व्यक्ति बैठा है या टीम ऑफ पीपल हो, एक कॉन्स्पिरेसी चलती रहती इल्यूमिनाटी की, हो सकता है ऐसा ही कुछ हो सकता है सर, जो पूरे ग्लोबल करेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं कि पूरे दुनिया का पैसा है वो हमारे जेब में आ जाए, और लोग फिर दर दर की ठोकरें खाएं, और फिर हम उनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट दुबे जी, आपकी इस बात से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है, प्रश्न उठ रहा है कि अगर किसी का पैसा लूटना है, अगर हम फिजिकल रूप में किसी के प्रत्यक्ष जाकर किसी का पैसा लूटते हैं तो हमारे फंसने का चांस है। बिल्कुल। अब दुनिया का इतना बड़ा पैसा, अगर मैं बात करूं कि भारत की जीडीपी से ज्यादा जो है क्रिप्टो मार्केट हो चुकी है। बिल्कुल। तो 3 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट ये हो चुकी है, तो इतना पैसा ये क्रिप्टो मार्केट खींच चुकी है एक देश की, भारत जैसे देश की जीडीपी से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी लूट हो रही है और किसी को ये तक नहीं पता कि इसके पीछे है कौन। अब वही है ना सर, हम जब ये बातें करते हैं तो कुछ लोग, कुछ नए जानकार लोग हमें साइंस समझा रहे, तेरे आपको साइंस नहीं पता, टेक्नोलॉजी नहीं। भाई मेरे, हम भी 15-20 साल 25 साल से पढ़ ही रहे, हम भी समझ रहे हैं। ऐसा कुछ मत हवा बनाओ जिसकी बैकिंग ना हो। भाई आपके जेब में 500 का नोट है तो उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, फिर गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो अगर वो भी नहीं करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बीच में आरबीआई रोल में है। इसका कौन है सर? आपने अभी जिक्र किया 2022 में ये हाईएस्ट पीक पे गया था 68,000 के आसपास, फिर 18,000 पे आ गया था 22 के लास्ट में, 21 में पीक पे गया था, फिर 18,000 पे और फिर 1 लाख पे गया। मैं कहता हूं एक सिंपल साधारण सा प्रश्न है सबसे, अगर ये फिर से क्रैश कर जाए कौन जिम्मेदार होगा इसका? किसे ढूंढेंगे भाई मेरा पैसा वापस करो? मैं बार बार यही मेरे जहन में सवाल उठ रहा है दुबे जी, भी कौन इसका डोमेन नेम रिन्यू करवा रहा है? एग्जैक्टली कौन है? कुछ तो बिना डोमेन नेम रिन्यू के तो कैसे चल सकता है? कोई तो है। तो दर्शकों एक बात तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं ना, कोई तो पेज पलटा रहा होगा ना। बिल्कुल, भगवान आके तो ऐसा कोई पेज पलटा नहीं रहे। और दूसरी बात, बहुत से देशों ने इसको बैन कर रखा है। बिल्कुल सर। तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने बैन आप सर यूएस, यूके, सिंगापुर, क्यूबा, नीदरलैंड, कनाडा, जहां कई एक बहुत, हाँ यूके हो ही गया, नाइजीरिया जैसी कंट्री, ईरान ने, फिलीपींस जैसे जो छोड़, उन्होंने बैन कर दिया, कहा भाई नहीं चाहिए। बहुत सारे कंट्रीज अभी इसको पूरी तरह से, इंडिया में ही सर, मैं इंडिया की बात थोड़ी सी करूं, मेरे सामने प्रश्न है संसद में 5 अगस्त 2024 को माननीय वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया था, और क्वेश्चन का एक लाइन में पढ़ूंगा फिर हिंदी में समझा दूंगा कि वेदर द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड इन रिसर्च स्टडी इनिशिएटिव इनटू द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट इन सर्कुलेशन एट प्रेजेंट इन द कंट्री, कि क्या अभी वर्तमान में जो भी वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब, इनको वो लीगली लैंग्वेज में वर्चुअल डिजिटल एसेट कहते हैं, क्या इनका कोई भी स्टडी किया है, क्या इसके लिए कोई इनिशिएटिव अपनाया? और उसका आंसर सुनिएगा, सीधा सीधा आंसर क्या है, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है पंकज चौधरी, मिस्टर पंकज चौधरी ने आंसर किया है, एक लाइन उसका जो है, क्रिप्टो एसेट्स और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया एंड गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट डेटा ऑन दीज एसेट्स। तो हिंदी में भी समझा। हाँ, हिंदी में बहुत साधारण सी बात है कि ये भारत में किसी तरह का इनका कोई रेगुलेशन नहीं है, ये सीधा है कि आपकी संपत्ति की जिम्मेदार आप स्वयं है, नुकसान होगा तो आप समझना, लाभ होगा तो आप समझना, हम सिर्फ उसमें टैक्स ले लेंगे 30% बस। तो सर प्रभु टैक्स क्यों ले रहे हो आप? टैक्स तो इसीलिए देते हैं ना कि भाई, बहुत बार सवाल उठता है टैक्स क्या है, कि भाई हमारी चीजें सुरक्षित रहे, सुरक्षा की भावना हो। तो सर अगर टैक्स ले ही रहे तो रेगुलेट भी कर दो, लेकिन रेगुलेट करेंगे कैसे? पता ही नहीं चल पा रहा कौन चला रहा है इसे।
ये भी तो बड़ी समस्या है सर। तो भारत का संपूर्ण पैसा लेकर अगर ये भाग जाए, और एक और सवाल मेरे मन में पैदा होता है कि bitcoin.com जो है, अगर वो डोमेन ही क्रैश कर दें, दोबारा उसको अगर वो रिन्यू ही ना कराएं, पूरी दुनिया का पैसा पूरा खींच कोलैप्स के, हो जाएगा सर, खत्म। तो वो कहीं कोई उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है? कोई लोग कहीं से किसी से पैसा वापस ले सकते हैं? नहीं सर, नहीं, यही तो हम इतने दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, ग्रो कर रहा है, आप पैसे निवेश करो, सबको पैसे कमाने का अधिकार, सबकी एस्पिरेशन, आगे बढ़ो, सब आगे बढ़ो, बहुत अच्छा है। कल को अगर ऐसी एक स्थिति बनती है, क्योंकि इट्स ऑल द गेम ऑफ इमोशन, ये बैलून से बबल सिचुएशन है ना, कभी भी फट सकता फटा, है। खत्म। अच्छा, ये बिटकॉइन एग्जिस्टेंस में कब आया? 2009। और जो बाइनांस का एग्जिस्टेंस में आया? सर बाइनांस जो कंपनी जिसके पास सबसे ज्यादा क्रिप्टो का इस समय एक्यूमुलेशन है, वो 2017 में एग्जिस्टेंस में आती है। इसकी भी कहानी बड़ी अजीब है सर। 2017 में एग्जिस्टेंस में आती है, फिर चाइना क्रिप्टो करेंसी को बैन करता है, फिर ये जापान जाते हैं, जापान भी इनके ऊपर कई तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाता है, फिर ये क्लेम करते हैं कि माल्टा, ये भी एक छोटा सा द्वीपी देश है, पता नहीं इनको द्वीपी देश ही मिलते हैं ऐसे, अब मैं क्या ही कहूं इनको। माल्टा एक छोटा सा यूरोप का देश है, वहां जाते हैं। अभी ये खुद इनके जो सीईओ हैं ज़ेंगपेंग ज़ाओ, वो कहते हैं कि हमने इसके ग्लोबल हेडक्वार्टर को सेक्रेट रखा है। एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो सेक्रेट ही तो रखोगे? आप कहीं दुनिया किसी वेबसाइट पे चले जाओ, कहीं खंगाल लो, इनके ग्लोबल हेडक्वार्टर। देखिए अभी जो चेंगपेंग जाओ है, जो बेसिकली चाइना बॉर्न है, कैनेडियन बिजनेसमैन है, जो इतना मैंने इन पे रिसर्च किया, तो हाल ही में जो है इनको 4 महीने की कैद की अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने इनको कैद किया। ये सीईओ थे, इनको रिजाइन देना पड़ा। अब ये मालूम ही नहीं है कि बाइनांस कहां से चल रही है। Exactly. और दूसरी एक बड़ी बात, अब बाइनांस को लेकर एक सवाल पैदा होता है, दर्शकों आप भी थोड़ा ध्यान देना इस पे, कि 2017 में बाइनांस एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आती है, बिल्कुल, तो बिटकॉइन को बाइनांस पे किसने रजिस्टर करवाया? दूसरी बात, बिटकॉइन के लिए जो फंडिंग एक्सचेंज में जमा करवानी होती है ताकि ट्रेड हो, लोगों का पैसा जो है एक दूसरे को अच्छे तरीके से मिल पाए, वो पैसा किसने जमा करवाया? ये एक सवाल है जो इन्वेस्टर हैं, जनता है, सरकारें हैं, सभी से सवाल है कि इनके पास पैसा कहां से है। तो बिटकॉइन को बाइनांस पे रजिस्टर किसने करवाया? बिना किसी ह्यूमन इंटरवीन के कोई रजिस्टर तो करवा ही नहीं पाता। सवाल ही नहीं उठता है सर। और ये तो सबसे बड़ा प्रश्न है, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है कि भाई अगर मैं एक एक्सचेंज हूं, आपको एक करेंसी या कंपनी, मान लो मैं स्टॉक एक्सचेंज, आप कंपनी हो, तो आपको मेरे पास आना पड़ेगा सारे दस्तावेज लेके, मेरी ये मेरी पूंजी है, ये मेरी कंपनी, इतने मेरा वैल्यूएशन है, ये है, मुझे लिस्ट कर दो। तो वैसे जब क्रिप्टो एक्सचेंज पे लिस्ट करना होता है, तो किसी भी बिटकॉइन कह लो, किसी क्रिप्टो करेंसी के कोई तो पीछे बैक एंड पे खड़ा है जो ले जाएगा पेपर, भाई ये इतने मेरे कॉइन्स रजिस्टर कर लो, ये इसका वैल्यूएशन, ये मेरे इतने कॉइन हैं जी, ये माइन हो रहे हैं। और ये तो किसी को पता ही नहीं है जी कौन माइन करने वाला है, कौन माइन, कहां से माइनिंग आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है, दुनिया में चंबल में डाकू हुआ करते थे, वो लोगों को लूटते थे, चले जाते थे, ले जाते थे, भाग जाते थे। फिर नटवरलाल हुए, ठीक है। अब मैं बात करूं, अब क्रिप्टो के नटवरलाल आ गए हैं। बिल्कुल आ गए। तो वो नटवरलालों को पता ही नहीं है। अगर देखिए TLC टोकन है, उसका नटवरलाल हमें मालूम है कि लवीश चौधरी उसके पीछे। बिल्कुल, अगर कहीं कोई कार्रवाई होगी तो लवीश चौधरी पे होगी। कल TLC का डोमेन नेम बैन हो जाता है, वो क्लैप्स कर देते हैं, तो उन पे कार्रवाई होगी। लोग उनका नाम जानते हैं, उनकी शक्ल जानते हैं, पर बिटकॉइन पता ही नहीं है कुछ यार। ऐसा पता नहीं, मतलब हवा में एक चीज बनती है, हवा में लोग पैसे देते हैं, हवा में लोगों के पास पैसे आ जाते हैं। और एक कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे एक नंबर इशू होता है, वो किसी के पास नहीं जाता। चलो मान लेते हैं किसी के पास नहीं जाता, ये एक प्रोग्रामिंग है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी तो प्रोग्रामिंग। एग्जैक्टली। तो प्रोग्रामिंग भी तो किसी ने की। एग्जैक्टली, दैट इज द क्वेश्चन सर। एक अब $1 मिलियन क्वेश्चन आज का यही है कि हु इज द ऑनर ऑफ बिटकॉइन, हु लिस्टेड, किसने बाइनांस एक्सचेंज पे बिटकॉइन को लिस्ट कराया और पैसा डाला। तो देखिए चाइना का बंदा है, चाइना बॉर्न है, कैनेडियन बिजनेसमैन है, अमेरिका में उसको सजा होती है, चाइना बैन कर देता है। चाइना जैसा मुल्क
क्रिप्टो को बैन कर देता है। उसके बाद अगर बात करूं, वो जापान जाते हैं, जापान बैन करता है, जापानी बैन करता है, यूके बैन कर देता है, यूएस इनको सजा दे देता है, पता नहीं कहाँ जाके ये बताते हैं कि ये हमारा हेडक्वार्टर है। तो दुनिया में दर्शकों एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर छोटे से बैंक में खाता खोलना है, सिम लेना है, उसके लिए भी केवाईसी होता है। अब मतलब हिंदुस्तान की जीडीपी से ज्यादा काम करने वाली क्रिप्टो का कहीं कोई ठिकाना ही नहीं है। अब कहाँ जाओगे, किसको पकड़ोगे? आपको लगता है अमेरिका में ठिकाना होगा? अमेरिका वाले कहते हैं हमारे देश में इनका कोई ठिकाना नहीं है। जापान होगा, माल्टा होगा, कहाँ होगा, चाइना होगा, कहीं कोई ठिकाना नहीं है। कहाँ जाके ढूंढेंगे? थोड़ा जागने की जरूरत है। तो दुबे जी, बाइनांस भी तो एक वेबसाइट ही है। एग्जैक्टली सर। बाइनांस पे लोगों ने पैसा डाला, अलग अलग जो लवीस चौधरी जैसे लोग हैं या कोई और अन्य लोग हैं जो भी हैं, बाइनांस को एक उन्होंने पैसा दिया या नहीं दिया मेरे को नहीं मालूम, पर उस एक्सचेंज पे, जो एक्सचेंज बताती है अखौती एक्सचेंज, कितनी दुनिया का पैसा लेके बैठी है। बिल्कुल बैठी है। अगर ये चोंग पोंग जाओ ये बंद ही कर दें उसको एक दिन के लिए, या दोबारा उसको रिन्यू ही ना करें बाइनांस को, तो कितनी दुनिया का पैसा लूट फिर जाएगा। टोकन लेके घूमते रहो, फोन में अपने टोकन देके खुश होते रहो, उसकी वैल्यू जीरो है। तो इतने इतने बड़े लोग, पॉलिटिशियन, अधिकारी, बिजनेसमैन इनमें पैसा लगा रहे हैं, तो उनको समझ नहीं है इसकी। सर हो सकता है इन्हीं के सह पर ये सारे कार्यक्रम चल रहे हो। सर एक छोटी सी बात है, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो ये कहा गया ना कि भाई अगर आप पुराने नोट के बदले नए नोट ले जाओ। कल को अगर ये बंद कर दें, हम कहाँ नए नए टोकन लेने कहाँ जाएंगे? तो बाइनांस का तो पता ही नहीं ना। एग्जैक्टली, बाइनांस एक्सचेंज का हेडक्वार्टर नहीं पता, बिटकॉइन का पता नहीं ऑनर कौन है। एक प्लॉट भी खरीदना होता है, एक सब्जी भी खरीदनी होती है, तो सब्जी वाला हमारे संपर्क में होता है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी करोड़ करोड़ रुपए का टोकन परचेज कर रहे हैं, तो पता नहीं कौन का, पता नहीं कौन, और खुश हैं कि हमने तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। भाई इन्वेस्टमेंट से तो दिक्कत ही नहीं है, उसकी बैकिंग कहाँ है? जितनी वैल्यू ये खुद को बता रहे हैं, कल को इनसे सब लोग बोले कि भाई मेरे कॉइन वापस, मेरे पैसे वापस करो, अपने कॉइन ले लो। कौन वापस कर रहा है इसका? कहाँ पे होगा वापस? कहाँ जाएंगे हो जी? तो देखिए, ऐसा रहेगा ना कि कहाँ देखिए मेरा अंतिम सवाल दोबारा पुनः, $1 लाख से ज्यादा का जो है बिटकॉइन क्रॉस कर रहा है। तो बिटकॉइन को लेकर आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे? सर देखो, जो जिस तरह से इसे सामने रखा गया, एक टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस एक प्रोडक्ट है और अपने आप ग्रो कर रहा है। तो यहां पहले तो ध्यान देना होगा, कुछ भी अपने आप ग्रो नहीं करता है। कुछ भी दुनिया में कुछ भी अपने आप ग्रो नहीं करेगा वहां और उस तरह की टेक्नोलॉजी की खासकर बात करें तो ईश्वर नहीं है वो। जो जीवित कुछ है वो अपने आप ग्रो कर सकता है, लेकिन जो मृत है टेक्नोलॉजी तो कोई बनाएगा ना। तो ये पहले इस मिथ्या से बाहर आ जाए कि नहीं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, इसने किसने, कोई तो पीछे बैठा है। देयर आर टीम ऑफ पीपल, वो 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया के धन पर, पूरी दुनिया के वेल्थ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूं, आपने G7 कंट्रीज के बारे में सुना होगा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। आपको पता है कितना परसेंट वेल्थ इनके पास है? 7 देशों के पास 60%। पूरी दुनिया का ग्लोबल वेल्थ का लगभग 60% सिर्फ इन 7 देशों के पास है। तो ऐसे ही हो सकता है कोई देश उठ खड़ा हो रहा है कि भाई इनके पास तो फिजिकल वेल्थ है, अब मैं क्या करूंगा, अब से जो वेल्थ क्रिएशन होगा मैं उस पर कब्जा कर लेता हूं। और वो देश कोई भी हो सकता है, इसी में से कोई हो सकते हैं, कोई अलग सुपर पावर हो सकता है जो छिप के हमें रूल करना चाह रहा है, जो छिप के हमें रूल करना चाह रहा है। और सर अगर कोई किसी भी तरह से पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल कर ले जाए तो उससे बड़ा शासन करने का, राज करने का तरीका क्या होगा? सर मैं बार बार कहता हूं, अर्थव्यवस्था पर ही कंट्रोल कर लिया। आपके पास पैसे ही नहीं होंगे, पैसे के लिए लोग महीना महीना जॉब करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लोग माइंस में काम करते हैं, तो इतने डेंजर काम भी करते हैं। हम अपने बच्चों को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो पैसे पर भी काफ़ी दारोमदार टिका रहता है दुनिया का। तो दुबे जी वही, फिर बार बार हम वही अपील कर रहे हैं, हर एक सेशन में ही अपील कर रहे हैं कि भाई निवेश वहां करिए जो आपके सामने दिख रहा हो। कोई भी हवा में निवेश करने की बात करता है, हाथ जोड़ लीजिए।
क्योंकि पैसा आपके खून पसीने की कमाई का है। अगर ऐसे ही कहीं से आ रहा है तो कुछ भी आग लगा दो, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर वो खून पसीने की कमाई है तो उसको फिर एक शब्द बोल रहा हूं, वहीं लगाइए। जो वस्तु सामने दिख रही है तो खुद में ही वर्चुअल है जी। कल को एक वेबसाइट क्लोज करनी है, खत्म कहानी। किसी भी, चाहे वो क्रिप्टो एक्सचेंज हो, चाहे वो किसी तरह का टोकन हो, एक वेबसाइट क्लोज करनी, सब कुछ सब खत्म, दड़ाम। और ऐसा नहीं ना कि हमने सभ्यताओं का नाश देखा नहीं है। देखा है, बिल्कुल ऐसा तो देखा है नहीं कि हमने सभ्यताओं का नाश नहीं देखा, बिल्कुल देखा है जी। तो ऐसे फिर हो जाएगा। तो दर्शकों, आपका पैसा, आप खुश होइए कि $1,00,000 पहुंच चुका है। बिल्कुल। जिस दिन ये जो ठग हैं, आधुनिक ठग, जो आईटी के नाम पर ठग रहे हैं, डिजिटल ठग, जिस दिन इन्होंने अपनी ठगी को अंतिम रूप दिया तो आप पानी भी नहीं मांगेंगे। एक वेबसाइट बंद ही तो करनी है, बिल्कुल। कहां से ढूंढोगे इनको? अभी भी वक्त है, जाग जाइए। और आपका जागना ही आपको बचा सकता है, आपकी सतर्कता आपको बचा सकती है। ये जो फर्जी फंड्स हैं, फर्जी करेंसीज हैं, इनसे बचिए, अन्यथा आपको कंगाल कर देंगे। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाजत लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।